गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग बेटा RBTS टेस्ट 10 का सलूशन देखने जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने के पहले यूट्यूब का सारी एक्टिविटी सर के एक मिशन और एक विजन के तहत होती है बेटा कि अब पढ़ने का अधिकार भी सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। तो इसी मिशन के तहत आइए हम लोग अपने पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। आपको लिस्ट फर्स्ट दी गई और लिस्ट सेकंड दिया गया। लिस्ट फर्स्ट में कुछ रिएक्टेंट हैं, लिस्ट सेकंड में प्रोडक्ट है और पूछा गया है कौन सी रिएक्शन है। तो बेटा ये सब नेम रिएक्शंस हैं और कहा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे कमांड करने के लिए दो चीज़ें, एक तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर होनी चाहिए और दूसरी जितनी नेम रिएक्शन वो रटी होनी चाहिए। तो मान के चलिए इतने से हम लोग के आधे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाती है नीट की। तो नेम रिएक्शंस आपको रटी होनी चाहिए, उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं होता। नीट में आएगा तो कुछ करने के लिए नहीं होगा, रटी है तो टिक करोगे, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं। ठीक, तो देख लीजिए पहली रिएक्शन आपकी टकरा गई। पहले को अगर आप देखिए तो इन्होंने ले लिया है, यहाँ देखिए एक एसिड क्लोराइड ले रखा है और एसिड क्लोराइड को किसके साथ ले रहे हैं, H2PdBaSO4 के साथ। ठीक, और इसे बना क्या रहे हैं, CHO। हम जानते हैं ये रिएक्शन कौन सी है। इस रिएक्शन को अगर नेम रिएक्शन की बात करें तो कौन सी नेम रिएक्शन हो गई, रोजनमुंड हो गई, राइट। तो इसका मतलब ए किससे मैच करना चाहिए, 4 से। तो चेक कर लो ए 4 से कहाँ मैच कर रहा है। ए 4 से मैच कर रहा है बेटा, एक ही ऑप्शन है, बाकी किसी ऑप्शन में है ही नहीं है। तो अब यहाँ जितनी नेम रिएक्शंस आपको दी गई हैं, ये नेम रिएक्शन बेटा एट एनी हाउ आपको रटी होनी चाहिए, राइट। तो पहली क्या हो गई, रोजनमुंड रिएक्शन, यानी ए को हम लोग किससे मैच करवा दे रहे हैं, 4 को। ये किससे मैच कर गया है, 4 वाले से। ठीक, सेकेंड की अगर बात करें तो सेकेंड में देख लीजिए, यहाँ आपने साइनाइड ले रखा है और साइनाइड से आप बना क्या रहे हैं, ये देखिए एल्डिहाइड बना रहे हैं। और अगर आप साइनाइड से एल्डिहाइड बना रहे होंगे तो इसे क्या नाम देते हैं, स्टीफन रिएक्शन, राइट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। ठीक, ऐसे ही अगर आप थर्ड वाले की बात करें, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड है और यहाँ देखो H3O प्लस है, सी वाला। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, इटार्ड रिएक्शन। इसमें क्या है, टालुइन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बेंजल्डिहाइड में, राइट। तो ये बेटा नेम रिएक्शन से आपको रटी होनी चाहिए। और अभी इस पेपर में आपने देखा होगा कि अगर आपके शुरू के 3 क्वेश्चन को आप देखें तो सारे क्वेश्चन नेम रिएक्शन रीजन से रिलेटेड है, और अगर एक आपका है तो इसी से रिलेटेड अगला है, इसी से रिलेटेड अगला है। और ये चीज़ें अलग से नहीं बेटा, ये सब NCERT की लाइन बाई लाइन है। यहाँ देख लीजिए सभी एक तरफ से रिएक्शन दी गई हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 46 का राइट आंसर हम लोग का कौन सा मिल गया है, फर्स्ट इज राइट आंसर। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेटा नेम रिएक्शन से आपको रटी होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अगले में आ जाइए, यहाँ भी देख लीजिए कुछ रिएक्शन दी गई हैं, उनके प्रोडक्ट दिए गए और पूछ रहे हैं कि बताइए क्या हो रहा होगा। ठीक, अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ बेटा आपको एक ईस्टर दे रखा है, ये देख रहे हैं OC2H5 है और इधर क्या लगा रखा है, COOR, यानी ईस्टर। और ईस्टर को हम किस में लेके चले जा रहे हैं, एल्डिहाइड में लेके चले जा रहे हैं। तो बेटा अगर हम डाइवल H ले लें तो ये क्या करता है, ये ईस्टर या साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यह एक ऐसा रिएजेंट है जो ईस्टर या साइनाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से कौन सा मैच कर गया, 4th। तो देख लीजिए ए का 4th, अच्छा 2 जगह मिल गया। तो चलिए आगे चेक करते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। यहाँ बेटा आपने लिया कार्बोनिल, ये C+O है और इधर आपने 2 फिनाइल ग्रुप लगा रखा है। और कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, मेथिलीन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब आप जान रहे हो कि इसके लिए या तो क्लेमेंसन ले लीजिए या तो उल्फ किस्नर रिडक्शन आप करवा देते हैं। तो क्लेमेंसन का रिएजेंट देखो यहाँ दिया गया है, तो बी का कौन सा हो गया, सेकेंड। तो बी का कौन सा हो गया, सेकेंड। अब भी दोनों मैच कर गया। अब थर्ड पे आ जाइए, यहाँ आपने बेंजल्डिहाइड ले रखा है और बेंजल्डिहाइड को आप देख लीजिए CHOHCH3, इसको यहाँ ध्यान दीजिए। आप कर क्या रहे हैं, इसे एक एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। इसके लिए कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, तो इसके लिए बेटा रिएक्शन ये हो रही है और यहाँ देना चाहिए फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। आइए जरा देख लेते हैं कैसे हो रही है, इस रिएक्शन को चेक करते हैं। ये देखिए, इसे यहाँ हम लिख रहे हैं C+O और H, ये रखा। अब हम कह रहे हैं कि ये इसके लिए ग्रिग्नाल रिएजेंट यहाँ इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। ग्रिग्नाल रिएजेंट कैसे, ग्रिग्नाल रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे आप बताओ। ये बांड इधर टूटा तो यहाँ क्या आया, माइनस, तो यहाँ क्या आ गया होगा, प्लस। ग्रिग्नाल रिएजेंट को तोड़ोगे तो ये पोर्शन कैसा होगा, प्लस, ये पोर्शन क्या होगा, माइनस। इसका मतलब यहाँ कौन जुड़ गया आपका, CH3, और इस O पे कौन जुड़ गया, MgBr। अब जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, HOH लेंगे, तो आप जाओ HOH में
होगा क्या, ये जो H है ये माइनस के साथ जाएगा, यानी इस O के साथ कौन लग जाएगा, H, और ये किसके साथ, इसके साथ चला जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ क्या मिल गया, अगर आप देखोगे, एक तो यहाँ बेटा जगह भी बहुत कम होती है, यहाँ आपने ले लिया है OH और इधर क्या लगा रखा है CH3 और ये क्या था CH, तो देख लीजिए यही तो आपने बनाया है C6H5CH OH और CH3। तो C से कौन सा मैच कर गया भाई, फर्स्ट, राइट। अब देखो C का फर्स्ट कहाँ मैच कर रहा है, सेकंड में, तो इसका इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सेकंड इज राइट आंसर, सेकंड इज राइट आंसर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। यहाँ देख लीजिए इन्होंने सब दे रखा है कैसे क्या किसको यूज, डाइवेल एच क्या कर रहा है, ईस्टर को किस में, NCERT का है, देखो ईस्टर को कहाँ लेके चले गए हैं, एल्डिहाइड में। ठीक, ये कार्बोनिल को कहाँ लेके चले गए हैं, मेथिलीन में। उल्फ किस्नर में NH2 आप लेते हो तो इसको भी क्या करते हो, कार्बोनिल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेथिलीन तक लेके जाते हैं। अगली रिएक्शन, फिर वही बेटा आपकी नेम रिएक्शंस हैं और उस नेम रिएक्शन से जुड़े हुए रिएजेंट्स आपको पहचानने हैं। यानी शुरू के 3 क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो नेम रिएक्शंस और उनसे जुड़े हुए क्या है, रिएजेंट्स हैं। जैसे पहले की बात करें, देखिए हेल्वोल्हार्ड जेनेस्की रिएक्शन, ये कौन सा है, Br2 रेड फास्फोरस, तो पहला किससे मैच कर रहा है, थर्ड से। ये सब रटा होना चाहिए बेटा। आइडोफॉर्म रिएक्शन, आप जानते हो जब आप आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हो तो क्या करते हो, हाइड्रोजन लेते हो और बेस के साथ, तो हाइड्रोजन और बेस के साथ तलाशो। देखो ये बेस और इसके साथ क्या हाइड्रोजन, तो क्या हो गया आइडोफॉर्म। इटार्ड रिएक्शन बेटा अभी जस्ट पीछे आप देख के आ रहे हो, इटार्ड रिएक्शन अभी जस्ट पीछे आपने देखा है। ठीक, तो इटार्ड रिएक्शन में क्या लेते हैं, CrO2 Cl2 और CH2, पीछे भी आप रिएक्शन चेक करके आ रहे हो। तो C का कौन सा हो गया, सेकेंड। तो एक ही तो बची है गटरमैन कोच रिएक्शन, और ये किससे मैच कर जाएगी। तो आइए इसका राइट आंसर तलाश लिया जाए। A का थर्ड, B का फर्स्ट, A का थर्ड, B का फर्स्ट, ये दो हैं। आगे आ जाइए, C का सेकंड, C का सेकंड, एक ही आंसर में बेटा, इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। बेटा ये जितनी नेम रिएक्शंस हैं, जितने रिएजेंट वाली चीज़ें हैं, ये आपको हर हाल में याद होनी चाहिए। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, आपके पास 40 सेकंड होगा, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म इनमें नहीं लगा सकते। अगर हर में मैकेनिज्म लगाओगे तब तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो एटलीस्ट नेम रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स जो हैं वो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि वो दिखें और तुरंत आपका आंसर ठीक हो जाए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ रिएक्शन दे रखी है बेटा, ये अगर NCERT का आप देखो गटरमैन कोच रिएक्शन, अभी आगे भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, बिल्कुल इसी पैटर्न में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए अगला, लिस्ट फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस है और लिस्ट सेकंड में रिएजेंट्स हैं, और इनको आपस में मैच करवाना है कि किससे क्या हो रहा होगा। तो आइए जरा देखा जाए, पहले वाले को देखिए। यहां आपने ले रखा है, देखो ईस्टर ले रखा है, C डबल बॉन्ड O और देखो OCH2 CH3 ले रखा है, और ईस्टर से आप क्या बना रहे हो, एल्कोहल बना रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आप ईस्टर को क्या करवा रहे होंगे, ईस्टर से एल्कोहल बनवाना है। तो पहले आप सोचो ईस्टर बना कैसे था। अगर हम एक एसिड ले लें, यहाँ देखो, अगर हमने एक एसिड ले लिया C डबल बॉन्ड O और OH, और एक एल्कोहल ले लिया HO और CH3, और इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, ठीक, तो ये हमारा ईस्टर बन गया। अब ये क्या कर रहे हैं कि हमें ईस्टर से फिर एल्कोहल पाना है, तो भैया जो वाटर मॉलिक्यूल निकाला था वही वाटर मॉलिक्यूल इसे वापस कर दो, राइट, यानी क्या करवा दो, हाइड्रोलिसिस करवा दो। तो देख लो भाई, हाइड्रोलिसिस के लिए रिएजेंट यहाँ दे रखा है, इसका मतलब ए का कौन सा मैच कर गया, सेकंड। ए का सेकंड दो जगह है। अब आगे आ जाइए, यहाँ देखिए बेटा, आपने ईस्टर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, एल्डिहाइड में। और अभी पीछे हम लोग बात करके आ रहे हैं कि डाइवेल एच क्या करता है, साइनाइड और ईस्टर को किस में लेके चला जाता है, एल्डिहाइड में लेके चला जाता है। तो इसका मतलब बी का कौन सा मैच कर जाएगा, थर्ड। तो देखिए बी का थर्ड होना चाहिए। अब आगे आप न भी बढ़ोगे तब भी आपका आंसर यहाँ मिल गया। क्या क्वेश्चन नंबर 49 का कौन सा राइट आंसर हो गया, फर्स्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट इज राइट आंसर। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये रिएक्शन दे रखी हैं, ईस्टर को आप कहाँ लेके चले जा रहे हो, एल्डिहाइड तक। आगे गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्डोल रिएक्शन। हम लोग कहते हैं बेटा कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल रिएक्शन देते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक होता है, राइट। तो बिल्कुल सही बात है। तो कह रहे हैं एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्डोल रिएक्शन। क्यों, एल्डोल का आप रिएजेंट जो लेते हो मीडियम क्या लेते हो, बेसिक मीडियम लेते हो। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक,
रिएक्शन बिटवीन द बेंजल्डिहाइड एंड एथेनॉल विल नॉट गिव द क्रॉस एल्डाल। अब आप तराशो, कह रहे हैं क्रॉस एल्डाल, एल्डाल देने के लिए पहली शर्त आपने क्या लगाया कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तलाश लो, अगर इनके पास दोनों में से किसी एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन होगा तो फिर एल्डाल हो जाएगा, तो क्रॉस एल्डाल भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। आओ तलाश लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिएक्शन बिटवीन द बेंजल्डिहाइड। तो अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें तो ये बच्चा आपने बना रखा बेंजल्डिहाइड, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख नहीं रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, बेंजल्डिहाइड एंड एथेनॉल। जब एथेनॉल बनाएंगे तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और H। आप तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, तो अगर इन दोनों में से किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन तो क्रॉस एल्डाल दे सकते हैं। और इन्होंने यहाँ क्या बोला है, देखो विल नॉट गिव, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। एक क्रॉस एल्डाल देंगे, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो तलाशिए कहाँ भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। कौन सा राइट आंसर हो गया, फोर्थ। फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 50 का फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक, अब आ जाए अगले क्वेश्चन पे। आइए, यहां इन्होंने दिखा रखा बेटा, आगे एसर्शन कह रहे हैं एक यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया और कह रहे हैं कैन बी इजीली रिड्यूस यूजिंग ZnHCl ZnHgHCl यानी क्लेमेंसन की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए, अगर आप कार्बोनिल की बात कर रहे हो तो कार्बोनिल को तो मेथिलीन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन बेटा यहाँ OH जो आपने लगा रखा है और आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का H क्या करेगा, H प्लस इस OH के ऊपर अटैक करेगा और फिर OH को निकाल देगा, तो अल्टीमेटली यहाँ जो OH लगा था यहाँ क्या आ जाएगा, OH न लग के Cl लग जाएगा। तो कार्बोनिल को तो मेथिलीन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इस एल्कोहल छोड़ेगा नहीं, एल्कोहल को एज इट इज रहने नहीं देगा, वाटर ग्रुप में वहाँ से निकाल लेगा, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपने लिया है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, असर्शन गलत हो गया। रीजन ZnHgHCl इज यूज टू रिड्यूस कार्बोनिल, बिल्कुल है, कार्बोनिल को हम लोग क्या करते हैं, मेथिलीन ग्रुप में रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बात सही है। तो असर्शन गलत है लेकिन रीजन सही है। तो देख लीजिए भाई, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्या हो गया, 51 का फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। बस क्लेमेंसन और उल्फ किस्नर दोनों का रिडक्शन दिखा रखा कि कार्बोनिल ग्रुप की जब आप बात करते हो तो इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेथिलीन ग्रुप में। ठीक, मेथिलीन ग्रुप में। अगला क्वेश्चन, द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एन एल्डिहाइड आर कीटोन इन्वॉल्व द प्रोटॉन ट्रांसफर टू फॉर्म अ स्टेबल आयन। एक्चुअली बेटा जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ये बोल रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, नॉर्मल कंडीशन बोले तो हम लोग यही तो बोलते हैं, ये क्या बना लेता है Na+ और साथ में आपको क्या मिल जाता है HSO3-। लेकिन एक्चुअली यहाँ हो क्या रहा है, प्रोटॉन दे रहा होता, प्रोटॉन दे रहा होता मतलब इसको हम कैसे तोड़ रहे हैं, तो देखिए जरा, NaHSO3 है, ये आपको क्या देता है H+ और साथ में देता है NaSO3-, इस तरह से टूटता है। ठीक, तो कह रहे हैं द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड टू एन एल्डिहाइड आर कीटोन इन्वॉल्व द प्रोटॉन ट्रांसफर, बिल्कुल प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, फॉर्म अ स्टेबल आयन, ये बात सही है। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एन एल्डिहाइड आर अ कीटोन यील्ड्स अमीन एज ए फाइनल प्रोडक्ट, नहीं, अमीन्स नहीं मिलते हैं फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, अमीन्स नहीं, बल्कि कंडीशंस पे डिपेंड करता है और साइनोहाइड्रिन आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड गलत है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 52 का फोर्थ इज राइट आंसर। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ दे रखा है बेटा एडिशन वगैरह के बारे में, NaHSO4 की बात कर रहे हो तो देखो अभी हमने आपसे क्या बोला, जब ये टूटता है तो Na+ वो के रूप में नहीं, बल्कि आपका जब ये जो आपने लिया ये कैसे टूटा, H+ और साथ में क्या मिल गया, NaSO3-। ठीक, अब जब आपने इस बांड को इधर तोड़ा होगा तो यहाँ क्या आया, माइनस, यहाँ क्या आ गया, प्लस, तो जहाँ प्लस आ गया वहाँ कौन जुड़ जाएगा, ये पोर्शन जुड़ जाएगा, तो यहाँ देखो, और जहाँ माइनस आ गया वहाँ कौन सा पोर्शन, ये जुड़ जाएगा। ठीक, तो वही बात बेटा यहाँ इन्होंने दिखा रखी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 53 है, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन एल्कोहल इज अ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन। ये बेटा NCERT की बिल्कुल लाइन है। ठीक, आगे बोल रहे हैं, ये सही बात है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अब आप बताइए अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो जहां न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है वहां इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। ठीक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल का आ पाना आसान हो जाएगा। ठीक, तो आगे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इन द कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीजेज द रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। फिर ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। देखो कहां दिया भाई, करेक्ट, थर्ड इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का थर्ड इज राइट आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए जरा बेटा, यहां HNU के साथ क्लोरीन ले रखा है इन्होंने, तो इसका मतलब क्या है कि हमें फ्री रेडिकल, जब HNU के साथ क्लोरीन लोगे तो Cl2 इनिशियल स्टेप में क्या होता है, पहले फ्री रेडिकल ही तो आपको बनेगा। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाना, रिंग पे जाएंगे नहीं, किस पे जाएंगे, जो एल्काइल ग्रुप लगा उस पे जाएंगे। अब लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आगे देखिए, आगे इन्होंने एक प्रोडक्ट बी भी रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ एक कौन सा बन रहा होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा होगा, प्रोडक्ट बी डिसाइड करेगा आपका। ठीक, आइए देखा जाए, और इस ऑप्शन को देख करके आप पता कर पाएंगे कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। आइए जरा ध्यान देते हैं। मान लीजिए हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करें, सिर्फ एक करें, तो अगर हम एक करेंगे बेटा तो हमको पहले एक वाले देख लीजिए, अगर हम एक करें तो हमको क्या मिलेगा, CH2Cl। ठीक, और फिर आपने इसका क्या करवा दिया है, आगे जाके H2O आपने ले रखा है, हाइड्रोलिसिस करवा दी। तो इसका मतलब है CH2 पहला हमारा, अगर हम ए को मान लें ये CH2Cl है, तो जब इसको आप OH H2O के साथ हाइड्रोलाइज करवाएंगे तो यहाँ से Cl निकल के क्या जुड़ जाएगा, OH। तो इसका मतलब अगर ये पहला ये है तो दूसरा यहाँ क्या होना चाहिए था, OH होना चाहिए, ये हुआ नहीं। ठीक, चलिए मान लेते हैं ये 2 है, यहाँ डाई सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, और अगर आपने डाई सब्स्टिट्यूशन करवा दिया तो इसका मतलब यहाँ आपको क्या मिला, CH, और आपने 2 Cl लगा दिया, राइट। और अब फिर क्या कर रहे हैं, H2O के साथ आप इसे हीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इन दोनों पोजीशन पे कौन आ जाएगा, OH लगेगा। और जब इन दोनों पे OH लग जाएगा तो एक कार्बन पे 2 H क्या होते हैं, अनस्टेबल, और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये क्या मिल जाना चाहिए, एल्डिहाइड। तो अगर आप डाई सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो इधर आपको एल्डिहाइड मिलना चाहिए, लेकिन इधर एक क्या दे रहे हैं, एसिड, बी को एसिड दे रहे हैं, इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। ठीक, फिर आइए, ये तो आपका एसिड बनता ही नहीं है, COCl, एसिड क्लोराइड तो बनना नहीं। अब यहाँ जाइए, यहाँ डाई सब्स्टिट्यूशन आपने करवा दिया, और इस पर जो 2 Cl आपने लगाया था, जब आपने इसको H2O के साथ 373 पे गर्म किया तो इसकी जगह कौन आ गया होगा, OH, और इसकी जगह कौन आ गया, OH, और एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इसका मतलब क्या हुआ, ए आपका क्या है, डाई सब्स्टिट्यूटेड। अब रिएक्शन को फिर से लिख लेते हैं। इसका मतलब जो ए आपका मिला है वो देखिए क्या है, CH, Cl और Cl, राइट। और अब बी, जब आप इसको H2O 373 पर गर्म कर रहे हैं तो ये आपको मिल गया CH, यहाँ क्या लग गया, OH, यहाँ क्या लग गया, OH, और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल गया, बेंजल डिहाइड। क्या मिल गया, बेंजल डिहाइड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाते हैं। देखिए ये रिएक्शन यहाँ एनसीईआरटी ने दे रखी है बेटा, कि अगर आप डाई सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तब हाइड्रोलिसिस के बाद आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड होता तो आपको क्या मिल जाता, एल्कोहल मिल जाता, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होता तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन बेटा आप लोग देखते हैं। यहाँ इन्होंने एक रिएक्शन दे रखी है, यहाँ टालविन है, और 2 स्टेप में ये बना क्या रहे हैं, बेंजल डिहाइड बना रहे हैं। अगर आप यहाँ रिएजेंट देखो CH2 है, तो बेटा अभी जस्ट पीछे हम लोग देख के आ रहे हैं कि अगर हम CrO2Cl2 और इसके साथ वाटर ले रहे थे तो इसे हम लोग को नाम दिया था एटार्ड रिएक्शन, और टालविन से हम कहाँ पहुँच गए थे, बेंजल डिहाइड पे। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा होना चाहिए, बी, आपका ये होना चाहिए। ठीक, और ए की बात करें बेटा तो यहाँ क्या लेते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड, CrO3, क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक, और ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये है CH3CO2O एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ ए आपका है क्रोमिक एनहाइड्राइड, और बी का क्या है, क्रोमिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, एटार्ड रिएक्शन। फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
विच आर द फॉलोइंग रिएजेंट रिएक्शन विल कन्वर्ट ए टू बी। आइए चेक करते हैं। आपने एक एल्कीन ले रखा है और आपको एल्कीन को लेके कहाँ जाना है, एल्डिहाइड तक लेके जाना है। अगर पीसीसी से ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री अगर आपके पास एल्कोहल होता तो इसे हम लोग CHO तक लेके चले जाते, तो इसका हम लोग ये तो करवा नहीं सकते। ओजोनोलिसिस अगर बेटा आप करवाओगे तो ये बांड क्या करेगा, यहाँ से टूट जाएगा और यहाँ इधर इधर क्या आपको ऑक्सीजन जोड़ देनी है। ऐसा प्रोडक्ट आपका है नहीं तो ओजोनोलिसिस करवा नहीं सकते। अगर हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएं, यहाँ देखिए तो देखिए ये बनेगा या नहीं बनेगा वो सोचा जाए। अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करेंगे, और अगर एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो करना है तो इसका मतलब पाई बांड तोड़ने के बाद आपका नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसका मतलब इससे कौन जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ जो बांड फ्री होगा यहाँ कौन लग गया होगा, H, ये लग गया। अब आप बताइए क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया। और जब 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिल गया और पीसीसी से ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो अल्टीमेटली 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एल्डिहाइड में, राइट। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 3rd। आगे आ जाइए। कारण RCN, अभी हम लोगों ने बात किया बेटा कि अगर डाइवल H हम लेते हैं तो साइनाइड को हम कहाँ लेके चले जाते हैं, एल्डिहाइड में। पीछे बात किया एस्टर को कहाँ लेके चले जाते हैं, एल्डिहाइड में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 2nd। चलिए यहाँ इन्होंने पूछा बेटा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। आइए जरा देखा जाए। यहाँ एक इन्होंने ग्रिग्नाल रीजन दे रखा, तो जरा इसके बारे में देखिए। ये C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड ले लिया। इस बांड को अगर हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ क्या आया, माइनस, और यहाँ क्या आया, प्लस। अब ग्रिग्नाल रीजेंट का ये वाला R वाला पार्ट यहाँ आके जुड़ गया और ये वाला पार्ट इधर लग गया, MgBr इधर लग गया, ठीक। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दे रहे हैं, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस कर, बांड टूट चुका है, जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो यहाँ देखिए जरा इस पोर्शन पे ये सारे के सारे बांड टूट गए और यहाँ क्या आ गया, 2 OH, और 2 OH आ जाएगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, कार्बन जुड़ जाएगा, और इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली इस कार्बन से क्या होना चाहिए, कार्बोनिल, और ये R जो ग्रिग्नाल रीजेंट वाला R था उसे आपने इधर जोड़ रखा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1st। देखिए इसमें दिख रहा है जो रिएजेंट R कौन सा, अच्छा खैर इसमें नहीं दिख रहा बेटा, आपके पास पेपर में तो होगा ही होगा। इसमें नहीं दिख रहा, पेपर में आपको होगा ही। C6H5 ले रखा ना, C6H5 MgBr ले रखा आपने। चलिए तो राइट आंसर क्या हो गया, 1st। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आइए सोचा जाए। सबसे टॉप प्रियॉरिटी वाला ग्रुप देखें तो कौन सा है, ये है, तो अब नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है उनके अल्फ़ाबेट को देख लीजिए। ये क्या है, अमीन या अमाइनो। इधर क्या है, हाइड्रोक्सी मेथाइल, ये कार्बन भी तो है, इतना होगा ना सब्स्टिट्यूएंट, और ये इधर लगा है। अब देखिए तो सबसे पहले 5 पे अमाइन आना चाहिए, तो 5 अमाइनो, 4 पे हाइड्रोक्सी मेथाइल, 2 पे क्या है, नाइट्रो बेंजल डिहाइड, और किसका है, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब इसको किसका सब्स्टिट्यूएंट मांग रहे हैं, बेंजल डिहाइड का। बेंजल डिहाइड का डेरिवेटिव मान रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, 5 अमाइनो, 4 हाइड्रोक्सी मेथाइल, 2 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। तो क्वेश्चन नंबर 59 का 3rd इज राइट आंसर। आगे आ जाइए। फ्रॉम द कंपाउंड्स द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज। बेटा जी एक बात बताइए, बॉइलिंग पॉइंट आपको देखना है, तो अगर आप यहाँ देखोगे OH है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा, ठीक। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा। तो यहाँ देख लो एक ही में ज़्यादा नहीं, 2 में ज़्यादा है, तो इसका मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। और बाकी बारे में सोचो बेटा, यहाँ जो आपको बॉन्ड मिलेगा ये है, क्या मिलेगा, डाइपोल डाइपोल। और यहाँ देखो ईथर है, यहाँ भी क्या मिलेगा, डाइपोल डाइपोल। लेकिन ईथर और कार्बोनिल में देखा जाए तो किसका ज़्यादा होता है, कार्बोनिल का ज़्यादा होता है। तो डी के बाद क्या आना चाहिए, C, दोनों में इत्तेफाक से C है। लेकिन अब C के बाद अगर ईथर और इसको कंपेयर करें तो यहाँ सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और यहाँ क्या होगा, डाइपोल डाइपोल होगा। तो इसके बाद किसका आना चाहिए, A का आना चाहिए, ठीक। तो A का यहाँ आपको दिख गया, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2nd। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर इज 2nd। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। करें द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ HCN एडिशन टू द कंपाउंड A to D।
HCN का एडिशन आप करवा रहे हो, H प्लस CN माइनस, ठीक। इसका मतलब जो HCN का आप एडिशन करवा रहे होंगे तो हो क्या रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है CN माइनस। अब इसमें जब कंपेयर करेंगे हम लोग तो जरा इन सबको एक तरह से देख लीजिए। ये देखिए क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका क्या हुआ, यहाँ देखिए एलिफाइटिक कीटोन ले लिया, ये देखिए एरोमेटिक, इधर एरोमेटिक इधर एलिफाइटिक लगा और इधर दोनों तरफ फिनाइल फिनाइल ग्रुप लगे हैं। तो जो एलिफाइटिक एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं उनमें इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली होती है इन कंपेरिजन टू एरोमेटिक। तो इसका मतलब सबसे टॉप पे कौन सा आना चाहिए, एलिफैटिक। अब एलिफैटिक में जरा ये चेक कर लेते हैं पहले और दूसरे को। दूसरे वाले में आपने लगा रखा है CH3 और CH3। अब अगर इस बॉन्ड को हम तोड़ रहे हैं तो ये माइनस यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया प्लस। लेकिन आप बताओ ये ग्रुप कैसा लगा है, प्लस ग्रुप लगा है। तो अगर ये प्लस वाला ग्रुप लगा है तो ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ रिपेल कर रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ रिपेल करेगा तो ये जो प्लस यहाँ जनरेट हुआ है इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम। अगर इसकी इंटेंसिटी कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि इसके तुलना में अगर HCHO की बात करें तो यहाँ HH लगा है। तो इसका मतलब अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की हम लोग बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड में और यहाँ कीटोन्स के केस में किसका ज़्यादा हो गया, A का। तो सबसे टॉप पे कौन सा आना चाहिए, A। इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तो सबसे टॉप पे A, 3 जगह A है, ठीक। इसके बाद B आना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाकी में तो एरोमेटिक लगा है, फिनाइल ग्रुप लगा और ये एलिफैटिक है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, B। इसका मतलब B इन दोनों जगह है। अब देखो यहाँ दो फिनाइल ग्रुप लगा और यहाँ एक ही फिनाइल ग्रुप लगा है, इसका मतलब इसके बाद कौन सा आना चाहिए, C। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 61 का थर्ड इज राइट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कंसीडर द गिवन रिएक्शन, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, रिएक्शन ही यहाँ गायब है। क्वेश्चन नंबर 62 में बेटा रिएक्शन ही गायब है। चलिए मैं पेपर से रिएक्शन लिख करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ रिएक्शन तो है नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। बेटा इन्होंने दे रखा था, यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और A है OH। इसकी सबसे पहले ये रिएक्शन करवा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो अगर बेटा इसे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 से करवाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर जाएगा, एल्कोहल में। एसिड किस में रिड्यूस हो जाएगा, एल्कोहल में। तो CH3 CH2 और OH, ठीक। दूसरा रिएजेंट इन्होंने इसके बाद ले रखा है PCC। अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि अगर आप PCC ले लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। इसका मतलब अगला आपको क्या बनना होगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये बन गया। तीसरे में इन्होंने बेटा क्या ले रखा कि HCN और OH ले रखा है। तो आप बताइए अगर HCN की बात करें H प्लस और CN माइनस है, इस बॉन्ड को तोड़े, ऊपर क्या है माइनस और यहाँ क्या आ गया प्लस। तो आइए प्रोडक्ट लिखा जाए। तो ये प्रोडक्ट मिल गया C, यहाँ क्या लग गया OH और यहाँ क्या जुड़ गया आपका CN और ये क्या बन गया H। इसके आगे देखिए क्या लिया इन्होंने, इसके आगे जो बेटा इन्होंने ले रखा है, कह रहे हैं H2O OH और ड्रास्टिक कंडीशन ले रहे हैं, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। H2O ले रहे हैं, OH ले रहे हैं और हीट कर रहे हैं। तो बेटा अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन ले लेते हो तो साइनाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो एल्डिहाइड तक चला जाता, राइट। तो इसका मतलब जहाँ CN लगा वहाँ हमें क्या चाहिए, COOH चाहिए। तो देखिए मिथाइल, इसके बाद कार्बन OH CN, मिथाइल CHOH COOH एसिड बन जाएगा। तो 62 का राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक। अब आइए, ये ड्रास्टिक कंडीशन ले लिया ना बेटा कि वाटर बेस और हीट कर रहे हो आप। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द सिल्वर मिरर टेस्ट। देखिए सिल्वर मिरर टेस्ट देने के लिए दो चीजें हैं, या तो टर्मिनल एल्काइन हो, टर्मिनल एल्काइंस हो जाए, राइट, और या तो एल्डिहाइड हो जाए। टर्मिनल एल्काइन हो या एल्डिहाइड हो, यही सिल्वर मिरर टेस्ट देती हैं। अब आके चेक कर लेते हैं कौन क्या है। पहले देख लीजिए, कह रहे हैं फार्मिक एसिड। अब जरा फार्मिक एसिड को ध्यान से देखना, HCOOH। अब आप बताओ अगर हम इतने की बात करें तो देखो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया या नहीं हो गया, CHO हो गया ना। तो एसिड्स की बात करें, एल्डिहाइड के अलावा अगर कोई देता तो फार्मिक एसिड देती है, क्यों, क्योंकि उसके एक साइड से जब आप देखोगे तो आपको एल्डिहाइड वाला ग्रुप मिल गया, ये दे देगा।
फार्मल्डिहाइड दे देगा, बेंजल्डिहाइड दे देगा, एसीटोन नहीं देता है। या तो टर्मिनल एल्काइंस देते हैं या तो एल्डिहाइड देते हैं। तो ए बी और सी, ए बी और सी ओनली। कौन सा राइट आंसर हो गया? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63 का थर्ड इज राइट आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64। एसिड डी फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज, अच्छा यहां देखो बेटा कुछ मिसप्रिंट है, C2H5Br ले रखा है। चलो देखा जाए, उन्होंने कुछ लिख तो रखा है। खैर, तो बेटा अगर आपने एल्कोहलिक की वजह से आप इसकी रिएक्शन करवा दोगे तो यह Br हट के क्या आ जाएगा? OH। तो देखो ये क्या मिल गया? C2H5OH। ठीक, इसके बाद नहीं भाई, गड़बड़ सड़बड़ हो जा रहा है, दिख नहीं रहा क्या इन्होंने ले रखा है। एक्वस एल्कोहलिक है, फिर से आओ। ये है बेटा C2, ये है H5 और ये है Br। यहाँ इन्होंने लिया है एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH लोगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा भाई। ठीक, तो देखिए जरा, अगर अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो गया तो ये क्या मिल गया? H2C डबल बॉन्ड CH2। Br2CCl4 में रिएक्शन करवा दे रहे हो तो इसका मतलब है दोनों, एक बार जब टूटेगा तो दोनों क्या लग जाएगा? Br। तो देखो यहाँ क्या मिल गया? H2C, यहाँ क्या लग गया? Br, और फिर क्या हो गया? CH2, और इधर भी क्या लग गया? Br। ठीक, फिर KCN एक्सेस से रिएक्शन करवा रहे हो तो जहाँ जहाँ Br है वहाँ वहाँ क्या लग जाएगा? CN लग जाएगा। तो H2C यहाँ क्या लगा दिया? CN, फिर CH2 और इधर भी क्या लगा दिया? CN। इसके बाद H3O ले रहे हैं और एक्सेस में ले रहे हैं, यानी एक तरह से ड्रास्टिक कंडीशन क्रिएट कर दी, एक्सेस में ले रहे हैं, राइट। तो जहाँ जहाँ CN लगा वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा? COOH आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है? CH2 COOH, और इधर क्या लग गया? CH2, ये क्या लग गया? COOH। और इस एसिड का नाम क्या होता है? सक्सीनिक एसिड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 64 का थर्ड। 64 का थर्ड इज राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पर जाएं। द करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा पहले मेन फंक्शनल ग्रुप तलाश लीजिए, ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। अब नंबरिंग कर दीजिए। ठीक, 1 2 3 4 5। 2 पे लगा है मेथाइल, देख लीजिए 2 मेथाइल चाहिए आपको, एक ही जगह आपको दिख ही रहा है 2 मेथाइल 5 ऑक्सोहेक्सेनोइक एसिड। राइट आंसर कौन सा हो गया? सेकेंड। 65 का सेकेंड इज राइट आंसर। ठीक, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 66 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। बेटा एसिडिटी के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -M -H, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +M एंड +H। यही तो लेते हैं। अब आइए चेक कर लिया जाए। अच्छा, किस डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। तो आइए ज़रा चेक किया जाए। यहाँ सिर्फ आपने मिथाइल लगाया है और कुछ नहीं है। यहाँ आपने बेटा 3 फ्लोरीन लगा रखा है। तो अब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है तो इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? फ्लोरीन का। यानी आई इफेक्ट सबसे डोमिनेटिंग किसका? फ्लोरीन का। तो इसका मतलब बी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो बी यहाँ भी सबसे ज़्यादा और बी यहाँ भी सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो नंबर 1 पे ये आ गया। अब दूसरे पे आ जाइए। इसके बाद एक अगली कंडीशन आपने लिया बेटा, यहाँ एक ही फ्लोरीन लिया है और यहाँ एक ही क्लोरीन लिया है, एक ही ब्रोमीन लिया। तो इसका मतलब इस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में देखेंगे तो नंबर 2 पे कौन आ जाना चाहिए? डी। तो बी के बाद कौन सा आना चाहिए? डी। अब आगे ना भी चेक करोगे तब भी आपको राइट आंसर कौन सा मिल गया? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड। और ऐसे देख लो, ये हो गया। अब इसके बाद कौन आना चाहिए? Cl वाला, सॉरी नहीं, हाँ इसके बाद Cl वाला, इसके बाद Br वाला, और सबसे कम कौन होना चाहिए? ए होना चाहिए। सबसे कम कौन सा होना चाहिए? ए। तो देख लो अगला क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट C फॉर्म बाय द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। आइए देखा जाए। कलर ठीक है। बेटा आपने ये, अच्छा देखो SOCl2 की बात करते हो तो ये क्या? हाइलोजिनेटिंग रिएजेंट यानी क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है ना, क्लोरीनेटिंग। और क्लोरीनेटिंग रिएजेंट है तो क्या करेगा? OH को हटा के क्या लगा देगा? Cl। तो अगर हम प्रोडक्ट A की बात करें तो देखो ये क्या हो गया? CH3C डबल बॉन्ड O और Cl। ठीक, यहाँ आपने AlCl3 ले रखा और बेंजीन ले रखा है। तो चलो मैं इधर लिखता हूँ। तो बेटा होगा क्या? AlCl3 क्या करेगा? इससे Cl- ले लेगा। तो इससे जब Cl- ले लेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस। ठीक, ये आपको यहाँ जो मिल गया है, ये क्या मिल गया है? देखिए इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। अब आ गया ये बेंजीन है।
ये क्या करेगा, इससे आके ऐड हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लग गया है CH3, और साथ में AlCl3 Cl को लेके जा चुका, तो ये क्या बन गया होगा AlCl4 का माइनस, राइट। अब आइए केसीएन आप ले रहे हो, केसीएन का मतलब फिर अभी हम लोग पीछे कई बार ये रिएक्शन देखते हुए आ रहे हैं, इसको आपने इधर तोड़ दिया तो यहाँ क्या आ गया माइनस, तो यहाँ क्या होगा प्लस, इससे कौन जुड़ गया होगा CN, और यहाँ आपने क्या ले लिया K, मीडियम कौन सा है, बेसिक मीडियम लिया, तो इसका K का मतलब यहाँ क्या लग गया होगा OH, राइट। अब तलाश लो प्रोडक्ट, आपको इससे CN चाहिए, OH चाहिए, CH3 चाहिए, CN चाहिए, OH चाहिए और CH3 चाहिए, राइट आंसर देख लो कौन सा हो गया, थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, कंसीडर द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा जो पैरा सब्सटीट्यूटेड एसिड्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा एसिडिक होती हैं, सॉरी आर्थो, वो ज़्यादा एसिडिक होती हैं, क्यों, ड्यू टू आर्थो इफेक्ट। तो पहले तो सबसे टॉप पे कौन आने चाहिए, आर्थो आ जाएगा, तो ये तो सबसे टॉप पे आ गया, ठीक। तो अच्छा कोई सीक्वेंस नहीं बताना, तो सबसे टॉप पे कौन चाहिए, सेकंड और सेकंड। अब आर्थो के बाद अगर पैरा और मेटाम देगा, मेटाम सिर्फ इंडक्टिव काम करेगा बेटा, और जब पैरा पोजीशन पे आप काम करोगे तो क्या करेगा, प्लस या मतलब मेजोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। तो आर्थो के बाद कौन सा आना चाहिए, पैरा, तो 2 के बाद कौन सा आना चाहिए, 3, ठीक, 3 के बाद कौन सा आना चाहिए, 4, और सबसे कम कौन होना चाहिए, फर्स्ट। तो राइट आंसर हो गया आपका कौन सा, 4th। तो क्वेश्चन नंबर 68 का 4th इज राइट आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69, रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा इज फास्टेस्ट विद। बेटा एक बात बताओ, न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो और आप कह रहे हो यह ग्रुप यहाँ से निकल रहा है और इससे जहाँ कौन जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, यही तो इसका मतलब हुआ, ये जितना बेहतर लिविंग ग्रुप होगा इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। अब इतने जो दिए गए इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, Cl है, तो इसका मतलब जेड क्या होना चाहिए, Cl होना चाहिए। लिविंग ग्रुप जितना अच्छे आसानी से निकल जाएगा उतना ही तेजी से आपका न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक के क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने थे, और अब आगे वाला क्वेश्चंस आप देखेंगे स्वप्निल सर के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। 69 तक क्वेश्चन आपने देखा रिस्पेक्टेड MS सर के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 70 to 90 हमारे साथ, आइए शुरू करते हैं। कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर सोल्यूशन इज 100 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन KCl आपको दी हुई है, सेल कांस्टेंट आपसे पूछ रहा है। बहुत सिंपल सवाल है ना, बहुत सिंपल सवाल। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपसे सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करवा दें। सेल कांस्टेंट जो है वो हम इनको मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं। अब ये कितनी वैल्यू दी है, 1.29, और R की वैल्यू कितनी दी है, 100। तो बेटा ये कितनी हो रही है, 129 हो रही है कि नहीं हो रही है, 129। तो देख लीजिए 129 किस में आ रहा है, 129 सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है। 129 मीटर इनवर्स किस में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। और ये देखिए आपको दिया हुआ है कि जो सेल कांस्टेंट है G स्टार बराबर कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। आप देख लीजिए सेम क्वेश्चन NCERT का है और आप इसको देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CaCl2 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दिया मतलब पूछा है। तो CaCl2 के लिए हमसे कह रहा है, तो CaCl2 के लिए तो अगर हम कहेंगे तो CaCl2 ये हो जाएगा 1 इंटू लेमडा नॉट ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू लेमडा नॉट ऑफ Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें देखेंगे जो इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं बेटा, वो क्या दी हुई हैं, ये सवाल थोड़ा मिसप्रिंट है स्लाइड में, वही मैं कहूँ। ये 119 किसके लिए दिया हुआ है, लेमडा एम नॉट ऑफ Ca2 प्लस है ये, और ये किसके लिए है, ये लेमडा एम नॉट ऑफ Cl माइनस हो गई, ठीक है। तो ये दिया हुआ है।
तो अब ये कितना हो गया, 1 इंटू 119 प्लस 2 इंटू 76.3, तो ये आ गया 271.6। 271.6 आ गया। कितना आ गया बेटा, 271.6 आ गया, पहला आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं। कॉलरॉस लॉ पे डिपेंडेंट है, बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलेंगे। मोलर कंडक्टिविटी आपको दी हुई है और कंसंट्रेशन दिया था फॉर्मिक एसिड का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपसे पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोगों से कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी आपको यहाँ पे दी हुई है और इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। आपको पेपर जो मिला था उसमें कंप्लीट था, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट है, मैं लिख दे रहा हूँ। हम यहाँ पे जो लेमडा एम H प्लस के लिए वैल्यू है वो है 349.6 और लेमडा एम एसीटेट के लिए जो वैल्यू है वो 54.6 है। ठीक है, तो अब सीधे सीधे अगर हम एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, ये दोनों जोड़ दीजिए, ऑब्वियस सी बात है। H प्लस का प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ एसीटेट का, ठीक है, दोनों जोड़ दीजिए तो ये है 349.6 प्लस 54.6 बराबर 404.2 आ गया है। कितना आ गया, 404.2 आ गया। अब हमसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है, तो लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट फार्मूला हम सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे रख देनी है और ये जो मोलर कंडक्टिविटी हमें दी है कितनी दी है, 46.1, तो ये है बेटा 46.1 और ये कितना है 404.2। तो अब हम इसको कैलकुलेट आपके सामने कर रहे हैं, आप इसको देख लीजिए। कहाँ गया ये, 46.1 डिवाइडेड बाई 404.2 0.114। अब हमें ये परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11.4% आ जाएगा। देखो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, 72 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल जो है वो मैच हो रहा है बेटा, आप देख सकते हो। ठीक है, 72 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है। ठीक, आगे चलें। अब हम लोग चलेंगे इसमें ऑन इंक्रीजिंग, ये 73 में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इंक्रीजेज। एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है बेटा, देखो विस्कोसिटी घट जाएगी, आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन है वो बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इंक्रीज हो जाता है। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर इंक्रीजेज। एब्सोल्युटली करेक्ट, डाइल्यूशन पर जो है वो मोलर कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 73 में। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल था और आप ये देख सकते हो। ठीक, चलिए, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन आपसे पूछा हुआ है। फिर से कोई डाटा यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है जो मिस है, एक मिनट। हाँ, सही है, सही है, सही है, सही है ना। तो हम सब लोग जानते हैं फॉर्मूला कि लेमडा एम बराबर 1000 इंटू K/m होता है। ठीक है बेटा, अब ये हो गया 1000 इंटू K की वैल्यू कितनी है, तो ये जो है हमें दी हुई है 2.48 इंटू 10⁻³ है ना। और m कितना हमें दिया हुआ बेटा 0.02 कितना दिया हुआ है, 0.02 दिया हुआ है। ठीक है भाई, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है तो ये इसके अपॉन में चला जाएगा, 1/, तो ये वैल्यू आ जाएगी K की। ठीक, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये
0.02 मोलर। तो अब इसको कैलकुलेट करना है हमको, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, या इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, ये 2.48 अपॉन 0.02 सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है। 2.48 डिवाइडेड बाई 0.02, तो ये आ रहा है 124। कितना आ रहा है बेटा? 124। देखो सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल मैच हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से। सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 में जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल मैच हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलिए ठीक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या जो कंडक्टिविटी है वो वैल्यू आपको उसकी दी हुई थी सीधे सीधे। कप्पा की वैल्यू हम यहाँ पे जानते हैं कि जो k है वो 1/ρ हो जाता है। ठीक है, इसका कोई यहाँ पे विशेष रोल नहीं है, सीधे सीधे हम लोगों को इसमें जो है कप्पा की वैल्यू दी थी, ना L/RA की वैल्यू की ज़रूरत है, ना मतलब सीधे हमें वैल्यू दी थी, फार्मूले में वैल्यू हमें रख देनी है बस। ठीक है, सीधे फार्मूले में वैल्यू हमें रख देनी है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी की वैल्यू आपको दी थी, कंसंट्रेशन आपको दिया था, यहाँ पे सॉल्व कर लिया हमने। अब ये देखिए 10⁻³ है और ये यहाँ पर भी वही है, तो कैंसिल हो गया, इसको डिवाइड कर लिया, 124 आ गया। तो 74 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड ऑप्शन। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है? कह रहा है सेल कांस्टेंट ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फील्ड। तो ये बात बिल्कुल बेटा ठीक बात है कि जो सेल कांस्टेंट होता है सेल का, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट उसमें है। ठीक है, ये जो है ये प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है कंडक्टिविटी सेल की, वो जो है रिमेन कांस्टेंट होता है। ठीक है, फॉर वेरियस एपरेटस। इसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है इज एप्लीकेबल। क्या एप्लीकेबल? इक्वेशन ही मिस है इसमें, इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ कि लेमडा एम बराबर वही डे बाई हकल वाली इक्वेशन है, लेमडा एम नॉट माइनस a√c इज एप्लीकेबल फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। गलत बात है, वीक के लिए नहीं है भाई। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया सेंटेंस, स्ट्रॉन्ग के लिए होता है, सब लोग जानते हैं हम लोग ये, है ना। और ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाता था। ठीक है, तो ये जो है पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो बेटा इसमें फोर्थ स्टेटमेंट देखिए ध्यान से, फोर्थ ऑप्शन द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए डे बाई हकेल ऑन साइगर इक्वेशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, और इसका ग्राफ अभी हमने बना के दिखा दिया आपको। विच इज नॉट करेक्ट, एक तो ये बेटा यहाँ पे n है, पाई नहीं है, n है ये। ठीक है, n है। चलिए कह रहा विच इज नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन नहीं है? तो ई ऑक्सीडेशन। तो देखो रिडक्शन में हम सब लोग जानते हैं जो ई नॉट होता था वो -0.059 इंटू pH होता था, है ना। तो ऑक्सीडेशन में माइनस की जगह प्लस हो गया, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद Kc जो है ना, अगर हम लोग बात करते हैं तो Kc एंटी लॉग के टर्म्स में ही आ जाता है। ठीक है, Kc जो है वो एंटी लॉग, अगर हम E बराबर E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Kc लिखते हैं, और सर ये 0 है, इक्विलिब्रियम पर ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? E नॉट बराबर 0.059 बाई n लॉग Kc। तो लॉग Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग Kc बराबर n E नॉट अपॉन 0.059 हो जाएगा। तो Kc बराबर एंटी लॉग ऑफ n E नॉट 0.059। ठीक है बेटा, तो यहाँ ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो डेनियल सेल ये तो वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, आप जानते हैं जिंक कॉपर के लिए यहाँ पर जो ई नॉट सेल ओवरऑल निकल के आता है 1.10 वोल्ट निकल के आ जाता है। ठीक है बेटा,
डेल्टा जी नॉट बराबर एन एफ ई नॉट, ये गलत है, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट होना चाहिए माइनस एन एफ ई नॉट, क्या होना चाहिए, माइनस एन एफ ई नॉट। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस। तो मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस की जब हम बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड कर रहा है, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देख लीजिए किसकी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ आयन जिसमें ज़्यादा हो जाएंगे मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सब में सबसे अच्छा एसिड कौन है, जिसमें फ्लोरीन है, माइनस आई उतना ज़्यादा है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो मैक्सिमम किस में हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। चलिए, फॉर द रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है Cu से 2Ag प्लस से Cu2 प्लस प्लस 2Ag जा रहा है, Cu ई नॉट आपको दिया हुआ है, ई नॉट फॉर द शेल। देखिए ध्यान से सवाल को, यहाँ पर हमसे कॉपर का ऑक्सीडेशन कह रहा है, सिल्वर का रिडक्शन कह रहा है, और हमें SRP दोनों के दिए हैं। SRP हमें दोनों के दिए, हम जानते हैं मोर SRP विल बी फेवर्ड एट कैथोड। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मोर SRP विल बी फेवर्ड एट कैथोड, मोर SRP विल बी फेवर्ड एट कैथोड, कैथोड में फेवर हो जाएगा। तो ये बेटा कैथोड पर होगा। अब ये कैथोड पे है तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये एनोड पे होगा, एनोड पे। अब एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे होता क्या है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है बेटा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो अब हम जानते हैं ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो वैल्यू है, ये जब हम इसको ये लिखेंगे ऑक्सीडेशन में, ई नॉट कॉपर से कॉपर 2 प्लस, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की 0.34, है कि नहीं। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन हो गया माइनस का 0.34, और ये हो गया 0.80, तो ये हो गया 0.46 वोल्ट। ई नॉट सेल हो गया 0.46 वोल्ट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है, 78 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलें आगे, आइए, सिंपल सवाल है। द EMF ऑफ द शेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस इज। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपको EMF ऑफ द सेल बताना है अगर ई नॉट आपको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो हम लोग नर्स्ट इक्वेशन जानते हैं, बस उसको आइए लगा लेते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल बराबर, अब जगह नहीं है तो ई लिख रहा हूँ मैं, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस Ag प्लस का स्क्वायर। ठीक है, तो ई नॉट यहाँ पे क्या है, 1.05 माइनस 0.059 अपॉन एन, एन यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे लॉग ऑफ 0.16, और ये है 0.02, 0.002 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब इसको यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.05 माइनस इसको 0.06 ले लेते हैं, तो 0.06/2 लॉग ऑफ 0.16, और इसको मैं लिख रहा हूँ 2 × 10⁻³ का स्क्वायर। बताइए कोई एतराज़, कोई एतराज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा, बाकी कुछ भी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1.05 माइनस 0.03, और ये आ रहा है लॉग ऑफ 0.16 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ 4 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 6। ठीक है बेटा, तो ये जो सॉल्व करेंगे तो 1.05 माइनस 0.03 इंटू, अगर हम यहाँ पे देखेंगे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आ रही है 4.6 आ रही है। ठीक, तो अगर हम मल्टीप्लाई करके अब देख लेते हैं ओवरऑल, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आइए कर लेते हैं हम लोग, 0.03 इंटू
4.6, तो 1.05 माइनस 0.138, तो इसको अभी हम माइनस कर रहे हैं। 1.05 माइनस 0.138, तो ये 0.91 आ रहा है, 0.91। तो देख लीजिए 0.91 कोई ऑप्शन है क्या? 0.91 सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन दिया है यहाँ पे? सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ। सिर्फ कैलकुलेट करना था। ये 10 की पावर 6 है, ये उधर चला जाएगा। ये 1.6 अपॉन, सिर्फ कैलकुलेशन करना था सॉल्व करके, क्योंकि जगह नहीं थी तो हमें यही लिखना था। ये सॉल्व होने पे ये जो वैल्यू है ये 6 इधर आ जाएगा। 6 log 1.6 है ना, अपॉन 4 की जो वैल्यू है 4.6 निकल के आएगी। ठीक है, उसके बाद ओवरऑल सॉल्व करके हमने आपको ये दे दिया है। तो 79 का बेटा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 को। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत एनसीईआरटी बेस्ड है। इसके बाद वाला तो बहुत ही अच्छा सवाल है, उसको हम लोग देखें, पहले ही देख लेते हैं। यहाँ पर हमसे कह रहा है इस रिएक्शन के लिए ई नॉट शेल आपको दिया हुआ है इतना, ठीक है। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज आपसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। तो ये हो गया माइनस एन, कितना है? एन यहाँ पे 2 है, एफ है 96,500 इंटू ई नॉट कितना है? ई नॉट 0.236 है, 0.236 है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लें भैया, 2 इंटू 96500 इंटू 0.236, तो ये आ रहा है -45548। मतलब ये तो जूल में है, तो 45.54 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो सिर्फ कैलकुलेशन है -45। तो ये पहला आंसर देख लीजिए 80 का आपको सीधे सीधे निकल के आ रहा है। ये जो पहला आंसर है वो बिल्कुल इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है। केसी आपसे कह रहा है रिएक्शन के लिए। तो हम देखो जानते हैं कि ई नॉट शेल अगर हमें दिया है तो हम रिलेशन जानते हैं कि जो ई नॉट शेल होता है वो 0.059/n log Kc होता है। ये रिलेशन होता है, ई शेल 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ से जो log Kc आएगा सर वो n इंटू ई नॉट अपॉन 0.059। अब सर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम लोग n कितना है यहाँ पे? n बेटा यहाँ पर जो दिया है वो 2 है, ठीक है। ये 3 प्लस है यहाँ, Fe3 प्लस, Fe3 प्लस से 2 प्लस जा रहा है ना। तो 2 के लिए 2 का चेंज हो गया, 2 इंटू 0. यहाँ पर ये कितना है? 0.236 अपॉन 0.059। आइए कैलकुलेशन करें। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सर ये जो है 2 इंटू 0.236, तो ये आ रहा है 0.472 डिवाइडेड बाई 0.059, 0.059, तो ये 8 आ रहा है। मतलब अब log Kc की वैल्यू 8 आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है Kc की वैल्यू 10 की पावर 8 होगी। Kc की वैल्यू क्या होगी सर? 10 की पावर 8 होगी। सीधा सीधा कैलकुलेशन थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। 81 का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 81 का बेटा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। 81 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल होना चाहिए, देख लीजिए ध्यान से। चलिए आगे चलें। द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो यहाँ पे आपसे पूछा इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ पीएच इज 4। तो देखिए जब पोटेंशियल की बात कर रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, तो ई रिडक्शन ही में हम मानेंगे। तो इस केस में जो ई हो जाएगा वो -0.059 इंटू पी एच होता है। तो -0.059 इंटू 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ क्या करना है?
सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.059 इंटू 4, तो ये आ रहा है बेटा माइनस का 0.236, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। 82 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, 82 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सवाल है, कैलकुलेशन बेस्ड यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एट इक्विलिब्रियम ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक शेल बिकम जीरो। ठीक बात है, ठीक है, ई नॉट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ बोथ हाफ सेल बिकम जीरो। गलत, बिकम इक्वल हो जाते हैं। जब ये इक्वल हो जाते हैं तभी तो जो ई सेल है वो क्या हो जाता है बेटा, जीरो हो जाता है। तभी तो ई सेल जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो यहाँ इक्वल होना चाहिए, तो पहला सही दूसरा गलत, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बस सेकंड इज इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, ई सेल जीरो हो जाता है इक्विलिब्रियम पे। अब यहाँ पे कह रहा है हाफ रिएक्शन के लिए, हाफ रिएक्शन के लिए तो बराबर होता होगा, तभी तो ओवरऑल जीरो होता है। ठीक, ये आपको दिया है, ये डेटा दिए हैं, ये एसआरपी आपको वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, देखो निगेटिव एसआरपी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा क्या होगा, रिड्यूसर, और पॉजिटिव एसआरपी जितना ज्यादा है उतना अच्छा ऑक्सीडाइजर होगा, उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजर होगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू किसमें है, इसमें है, इस वाले में। अब MnO4 - 7 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है, तो यही तो हुआ, तो MnO4 - पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हैं। ठीक, चलिए, सिंपल सवाल था बहुत। कह रहे हैं द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी शेल फिल्ड विद 10 मोल्स ऑफ 20 ml NaCl solution and that of 20 moles another identical cell having 80 ml NaCl solution is the conductivities exhibited by these two cells are same। कंडक्टिविटी सेम है। ठीक है, तो हम जो फॉर्मूला जानते हैं सर, हम जो फॉर्मूला जानते हैं लेमडा एम बराबर 1000 इंटू के या कप्पा अपॉन एम। अब यहाँ पे के की वैल्यू जो है वो सेम दी हुई है, के की वैल्यू सेम दी हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो ये लेमडा m1 बराबर 1000 के अपॉन m1 और लेमडा m2 बराबर 1000 के अपॉन m2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो लेमडा m1 बाई लेमडा m2 क्या हो जाएगा बताइए मुझे, m2 बाई m1 हो गया। क्या हो गया बेटा, m2 बाई m1 हो गया कि नहीं हो गया, देखिए ध्यान से, हो गया। अब आप m2 बाई m1 अगर आप देखोगे तो यहां पे हाँ, अब m2 बाई m1 हम देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहां जगह हम इधर लिख ले रहे हैं, लेमडा m1 बाई लेमडा m2 बराबर m2 बाई m1। अब यहां पे देखिए ये दिया हुआ है आइडेंटिकल विद 80 ml ऑफ, मतलब 20 मोल्स ऑफ अनदर आइडेंटिकल सेल, तो 20 मोल्स, तो हमने सबसे पहले m2 के लिए लिया 20 मोल्स ऑफ वॉल्यूम 80 ml, और होती है 1000 में तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 1000 कर लिया बेटा, समझ पाए। अब यहां पे देखो क्या है 10 मोल्स, तो 10 अपॉन 20 इंटू 1000, ठीक है, समझ पाए। 1000 से 1000 कट गया बेटा, तो यहां पे जो लेमडा m1 बाई लेमडा m2 आ रहा है वो आ जाएगा 1/4 1/2, 1/2 आ जाएगा सॉल्व होके। तो लेमडा m1 बराबर अगर हम देखेंगे, सॉरी लेमडा m2 बराबर 2 लेमडा m1 हो जाएगा। लेमडा m2 बराबर 2 लेमडा m1, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 85 का पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86, बहुत ही
सिंपल सवाल है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है कौन सा होगा, इनकरेक्ट इक्वेशन पूछ रहा है। देखिए सवाल सरल है लेकिन गलती होने का चांस सबसे ज्यादा इसी में है, जोड़ना घटाने का खेल है सारा। अब H2O चाहिए, मतलब H प्लस और OH माइनस हमें चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगर हम देखेंगे कि HCl और ये हमें यहाँ पे माइनस में देखिए क्या है NaCl, मतलब Na प्लस और Cl माइनस का यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो ये Na प्लस है और ये हमारे पास में Cl है, दोनों प्लस में माइनस, ये कैंसिल हो गया। और H प्लस और OH माइनस के आयन हमें मिल जाएंगे, तो ऐड होके वो H2O की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर हो जाएगा। तो ये तो सही है बेटा। अब इधर आ जाइए, NaBr हमें चाहिए, तो Na और Br तो हमें पॉजिटिव में चाहिए, लेकिन यहाँ देखो एक ही Br है वो भी माइनस है, तो ये जो Br माइनस आयन होगा वो कैंसिल हो जाएगी, उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है। तो ये तो गलत हो गया बेटा, सेकंड ऑप्शन ही गलत हो गया, क्योंकि Br आयन यहाँ पे हमें चाहिए लेकिन यहाँ पे तो कैंसिल आउट हुआ जा रहा है ना, तो यही सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और बाकी देखो NaBr चाहिए, तो Na है हमारे पास में, Br भी है, KCl माइनस हो गया, तो ये भी सही है। KCl चाहिए तो हमें K चाहिए, Cl चाहिए, बाकी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ गए होंगे सब लोग। आगे चलें, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। देखिए इसको फैराडे लॉ से भी लगा सकते हैं, और जो हम लोग जानते हैं एक्सप्रेशन कि नंबर ऑफ फैराडे बराबर मोल इंटू वैलेंस फैक्टर, मोल इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैराडे ये 2 हैं, तो 2 फैराडे बराबर यहाँ पर जो है ये मोल इंटू वैलेंस फैक्टर कितना है, Cu2 प्लस में 2, तो मोल आ गए 1। अब जो मास होता है वो मोल इंटू एटॉमिक मास होता है 63.5। आंसर क्या आ गया, 63.5 ग्राम, फोर्थ आंसर हो गया। और W बराबर ZIT से भी कर सकते थे, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इसमें कुछ मिस है डाटा, मैं लिख देता हूं। इफ E0 M2 प्लस से M जो है वो दिया है 0.46 वोल्ट एंड E0 X से X 2 माइनस दिया है 0.34 वोल्ट। अब कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहां पे मतलब जो है वो सही है, कौन सा रिलेशन यहां पे जो है वो सही है। तो इसको आइए देख लेते हैं। तो इसको अगर हमें करना है तो एक बात क्लियर है, ई अगर स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है तो हमें पहले ई सेल की वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आइए इसको देख लेते हैं। चलिए भाई आइए, हाँ तो ये डाटा दिया हुआ था, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पर SRP दिए हुए हैं, है ना, ये देखो SRP दिया हुआ है, ये भी SRP दिया है। हमने आपसे कहा था मोर SRP विल बी फेवर्ड एट कैथोड, तो मोर SRP कौन सा है, ये तो ये कैथोड पे होगा। अगर ये कैथोड पे है तो ये एनोड पे होना चाहिए, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा इसका। तो ओवरऑल जो E0 आ जाएगा E0 सेल, तो E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन की बात हो रही है जब हमसे, है ना, तो जब हमसे इसकी बात होगी तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 0.34 और ये है प्लस का 0.46, तो ये आ जाएगा प्लस का 0.12। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है बेटा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये बिल्कुल सही बात है ना, पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। अब E0, ये जो E सेल है इसके लिए E सेल है ना, E सेल की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो E सेल जो है यहाँ पे क्या इतना दिया हुआ है, नहीं है ना, तो ये तो निकला नहीं है, तो आंसर तो पहला ही सही हो गया है। आंसर क्या हो गया, पहला सही हो गया है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे एक काम कर लीजिए, ई कर लीजिए, ई नॉट की जगह ई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ई कर लीजिए, ठीक है, ई होगा यहाँ ई। चलिए ठीक, तो ई सेल अगर पॉजिटिव है, ई सेल अगर पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, ई सेल अगर निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये रिएक्शन अब ये कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में हमने देखा इसका भी रिडक्शन हो रहा है और इसका एक्स वाले का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल सही बात है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल भी दी है। ठीक, अब अगर इस रिएक्शन को देखते हैं कि x से x2 माइनस जा रहा है, ये ऐसे ही जाएगा और m का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी इसका साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इसका साइन जब चेंज होगा तो ई नॉट की जो ये जो ई सेल की वैल्यू आ जाएगी माइनस आ जाएगी, माइनस 0.12, क्योंकि प्लस का 0.34 और माइनस का 0.46 होगा, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। ये भी गलत हो गया, तो ई सेल ये भी गलत। पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए सब लोग? हमें यहाँ पर ई वैल्यू दी थी, SRP वैल्यू दी हुई थी, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए थे। हम जानते हैं मोर रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे फेवर होता है। फिर हमने ई सेल की वैल्यू निकाली, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से पॉजिटिव आ गई। तो इस रिएक्शन के लिए हम बोल सकते हैं ये स्पॉन्टेनियस है, ई सेल पॉजिटिव आ रहा था। पहला ही आंसर करेक्ट हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन वोल्ट ऑफ द सेल इन विच ऑफ द रिएक्शन इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन है और Ag प्लस से Ag का रिडक्शन, Fe2 प्लस का Fe से, और Fe3 प्लस का जो रिडक्शन है वो Fe में, इनकी सबकी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें लैटिमल डायग्राम का यूज करना चाह रहे हैं। Fe2 प्लस है और ये Fe3 प्लस है और ये जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो अब यहाँ पर n बराबर 2 है, n बराबर 2 है। अब देखो Fe2 प्लस से Fe के लिए y है, तो Fe से Fe2 प्लस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस y। तो ये माइनस y वोल्ट है। Fe2 प्लस से Fe में कितने का चेंज है, 1 का चेंज है, और इसके लिए E हमें निकालना है, E नॉट इसके लिए हमें निकालना है ना, E नॉट हमें इसके लिए निकालना है बेटा। E नॉट एक इसके लिए निकल रहा है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस के लिए। अब यहां देखो कितने का चेंज है, 3 इलेक्ट्रॉन का, और Fe से Fe3 प्लस ये है Z, तो ये हो जाएगा माइनस Z वोल्ट। तो अब अगर हम कर दें 2 इंटू माइनस वाई प्लस 1 इंटू ई नॉट बराबर 3 इंटू माइनस जेड, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ई नॉट ये है किसका, ये भी नोट कर लीजिए, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का 3Z प्लस का 2y, माइनस का 3Z प्लस का 2y, क्या आ गया, माइनस का 3Z प्लस का 2y। ठीक, अब ये हमें दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हो भी रहा है। ये दिया है रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है ये, अब हम जानते हैं ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन कितना हो गया बेटा, x हो गया, और ये कितना है रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन, तो ये है माइनस 3Z प्लस 2y, और ये कितना है, ये x है। तो आंसर आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 3Z, x प्लस 2y माइनस 3Z। थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है, लैटिमल डायग्राम भी लगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए और सीखने को भी बहुत कुछ मिला, है कि नहीं। चलिए डिफरेंट हाफ सेल आपको इस सेल के लिए दिए, देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर गिवन, यहां पे ये दिया हुआ है। तो Au3 प्लस से Au में जा रहा है, Ag प्लस से Ag में जा रहा है, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में जा रहा है, Fe2 प्लस से Fe में जा रहा है, इनके लिए रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिए हुए हैं। अगर आपसे कहता है कि E नॉट Zn2 प्लस इतना दिया है, तो आपको बताना है विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E नॉट सेल। तो इंडिविजुअली हमें सबका निकालना पड़ेगा बेटा। फिर से वही बात कहूंगा कि जो मोर SRP होगा वो कैथोड पे फेवर होगा, वो कहाँ पे होगा, कैथोड पे फेवर होगा। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे कम है।
है ना। तो अगर हम ये यहां पे देखेंगे, अगर हम इसको यहां पे देखेंगे कि ये तो रिडक्शन हो रहा है, तो अगर हम इसकी वैल्यू को देखेंगे, ऐड करेंगे और रिडक्शन कराएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है, मोर एसआरपी विल बी फेवर्ड एट कैथोड। तो मोर एसआरपी विल बी फेवर्ड एट कैथोड की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए 1 पॉइंट, ये कितना है यहाँ पर थोड़ा नहीं आपको क्लियर दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा। A3 प्लस से A2 प्लस जा रहा है और इसके लिए कितना है 1.40, तो ये मोर एसआरपी है, तो ये कैथोड पे जाएगा, तो ये नोड पे जाना चाहिए। तो अब इसके लिए अगर हम लेंगे तो ये वैल्यू जो E0 सेल होता है बेटा, होता क्या है, इतनी देर से हम लोग कर रहे हैं, E0 सेल बराबर E0 ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन, ठीक है। तो E0 ऑक्सीडेशन कितना है, E0 ऑक्सीडेशन हो जाएगा 0.76 और ये कितना हो जाएगा 1.40, तो ये कितना हो जाएगा 2.16 वोल्ट, कितना हो जाएगा 2.16 वोल्ट हो जाएगा। अब इसमें बेटा देखो, अब इसमें अगर देखोगे तो फिर से वही बात है, मोर रिडक्शन पोटेंशियल विल बी फेवर्ड एट कैथोड, तो ये कैथोड पे जाएगा, तो ये नोड पे जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा। इसके लिए वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0.76 प्लस 0.80, तो इसके लिए 1.56 आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब देखो मोर एसआरपी विल बी फेवर्ड एट कैथोड, तो मोर एसआरपी यहाँ पे जो वैल्यू है वो कहाँ पे होगी, कैथोड पे है, तो ये नोड पे होनी चाहिए। तो फिर से इसके लिए वैल्यू क्या होगी 0.76 ऑक्सीडेशन और 0.77, तो यहाँ पे हो जाएगी 1.53 वोल्ट, इसके लिए हो रही है 1.53 वोल्ट। अभी सबसे ज़्यादा इसी के लिए हो रही है, पहले वाले के लिए। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं ये भी। अब ये देखो, ये दोनों वैल्यू निगेटिव है, तो दोनों में ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, इन दोनों में ज़्यादा वैल्यू अगर देखेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा एसआरपी में है तो ये जो है एसओपी में हो जाएगी, तो ये भी वैल्यू कम आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी 0 पॉइंट समथिंग करके, है ना, 0.32 करके। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो पहले वाले के लिए आंसर में आ रही है, आप देख लीजिए। और वो वैल्यू आ रही है 2 पॉइंट समथिंग, बाकी सब में 1 पॉइंट आ रही है, 1.5 आ रही है, 1.5, 1.56, 1.53 और ये उससे भी कम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका डिस्कशन देखा बेटा, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, डिस्कशन सीखने को मिला होगा हमेशा की तरह, और आपने गलतियों से सीखा होगा। मैं हमेशा कह रहा हूँ आरबीटीएस पेपर आप बहुत करिए, इसको हर तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा, और निश्चित तौर पर आपको जैसा लगा हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, फिर से मुलाकात करेंगे अगले किसी सेशन में। थैंक यू सो मच।